तो नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 का एक्सरसाइज 10.4 का इंट्रोडक्शन करते हैं। तो जो इंट्रोडक्शन है बच्चों, इसका टॉपिक है आपका वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, यानी दो सदिशों का सदिश गुणन। दो सदिशों का सदिश गुणन। तो बच्चों इसकी हम पहले एक्सरसाइजों में पढ़ चुके हैं कि डॉट प्रोडक्ट, ठीक, वो इससे किस तरीके से डिफरेंट है और क्या क्या इसमें फॉर्मूले यूज होते हैं, वो सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन है क्या। ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या है, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी दो नॉन जीरो वेक्टर हैं। देन तब देयर क्रॉस प्रोडक्ट, तब उनका जो अदिश गुणन है क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन है। तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा बच्चों, हम उसको किस तरीके से लिखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉडुलस ए डॉट या इनटू वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। ठीक, तो बच्चों आपका ये फॉर्मूला है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ए डॉट मॉडुलस बी साइन थीटा एन कैप। अब बात करते हैं बच्चों, ये तो आपका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। थीटा क्या है, थीटा यहां पर आपका थीटा जो है आपका, वेयर थीटा इज ए एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी जो आपका थीटा जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है। ठीक है, एंड एन कैप क्या है बच्चों आपकी, एन कैप इज ए यूनिट नॉर्मल वेक्टर, एन कैप इज ए यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अभी इसको देखते हैं किस तरीके से है। ठीक है, तो देखिए आपका जो थीटा है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है, और जो आपका एन कैप है वो इन दोनों वेक्टरों के ऊपर एक आपका नॉर्मल वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर। तो देखिए किस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए आपका ये एक वेक्टर ए है और ये आपका एक दूसरा वेक्टर बी है। ठीक, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है बच्चों थीटा। ठीक, अब क्या कही गई है कि वेक्टर एन कैप जो है आपका इन दोनों पर लंबवत जो वेक्टर है
उसका यूनिट वेक्टर है। तो इन दोनों पर लंबवत, यानी अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो ये आपका ए और ये आपका बी, इन दोनों पर परपेंडिकुलर एक वेक्टर परपेंडिकुलर, जिसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं ऐसे, ये एन वेक्टर एन है, वेक्टर एन है, तो उसका एक क्वांटिटी, यानी ये जो है आपका एन कैप है ये, ठीक है। तो ये आपकी एन कैप, ये है आपका यूनिट वेक्टर। तो ये जो बताया गया है आपको कि एन कैप इज ए यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी जो आपके वेक्टर ए और वेक्टर बी के ऊपर लंबवत यानी नॉर्मल कोई वेक्टर है जिसको हमने नाम दिया एन, वेक्टर एन, उसका हमने यूनिट वेक्टर निकाला, वो था आपका एन कैप। तो ये एन कैप आपका वही है, ठीक है। तो ये आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो गया एन कैप। अब बच्चों इससे संबंधित हम कुछ रिजल्ट्स की बारे में बात करते हैं। अच्छा, उससे पहले हम ये चीज और देखते हैं बच्चों कि ये आपका जो एन कैप है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन किस तरीके से होगी, नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी। तो इसके लिए हमने दो रूल देखे हैं। एक रूल है आपका स्क्रू रूल और एक है आपका राइट हैंड थंब रूल। तो ध्यान से देखिए बच्चों, स्क्रू पहले मैं बता रहा हूं आपको स्क्रू रूल से, यानी पेंच के नियम से, ठीक। तो ध्यान से देखिए, जैसे मेरा ये एक पेंच है, अब मैंने ये यहां रखा, अब ध्यान से देखिए कि हम इसको इस तरीके से घुमाएं, यानी जिधर हमारा ये एंगल मूव कर रहा है, यानी ये एंगल कहां से कहां, वेक्टर ए से वेक्टर तरफ बी की तरफ मूव कर रहा है। वेक्टर ए से वेक्टर ए आपका ये है और वेक्टर बी ये है, तो ये वेक्टर ए से कहां जा रहा है, वेक्टर बी की तरफ ये एंगल बनते जा रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आपका एंगल रोटेशन चल रहा है। तो ये देखिए ये हमारा पेंच है, अगर मैं पेंच को इस तरीके से घुमाऊंगा तो ये मेरा कहां की तरफ आएगा, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, हाँ बाहर की तरफ, ठीक है। तो जब ये हमारा बाहर की तरफ आएगा तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी और वो होगी पॉजिटिव, आपकी क्या होगी, पॉजिटिव। और जब ये हमारा एंगल कुछ इस तरीके से बने, ए हमारा ये हो जाए और बी ये हो जाए और फिर ये हमारा इस तरीके से एंगल बने, यानी क्लॉकवाइज, तब हम इसको इस तरीके से घुमाएंगे तो ये क्या होगा, पेच कसेगा, क्या होगा, पेच कसेगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये अंदर की तरफ जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ हो जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, नेगेटिव। यानी ये तो था हमारा पेच का नियम। जब हम पेच को खोलेंगे, पेच को खोलेंगे तो डायरेक्शन बाहर की तरफ, पेच को कसेंगे तो डायरेक्शन अंदर की तरफ। किसकी, ये जो नॉर्मल वेक्टर है इसकी, ये जो आपका नॉर्मल वेक्टर है ना एन, इसकी डायरेक्शन अगर हमें बतानी हो तो क्या बताएंगे, जब हम पेच को खोलेंगे यानी इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ यानी पॉजिटिव, और जब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे उसको तो उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ यानी नेगेटिव, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा कि एंगल आपका ए टू बी इस तरीके से होगा तब हम बाहर की तरफ घुमाएंगे, एंगल ए टू बी इस तरीके से होगा तब हम उसको कसेंगे यानी क्लॉकवाइज चलाएंगे तो आपकी वो नेगेटिव आएगी, ठीक है। अब बात आती है बच्चों दूसरा जो रूल था राइट हैंड थंब रूल। तो देखिए ये देखिए ये हमारी राइट हैंड और थंब ये है आपका। अगर हम अपने राइट हैंड को वेक्टर ए पर इस तरीके से रखें और हमारा एंगल इस तरीके से रोटेट हो रहा है तो उंगलियों को हम एंगल की डायरेक्शन की तरफ रोटेट करते जाएं तो ये बताइए ये अंगूठा हमारा कहाँ की तरफ इंडिकेट जा रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है ना। तो जब बाहर की तरफ आ रहा है तो कहाँ हुई डायरेक्शन हमारी, बाहर की तरफ, पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। सेम वे में अगर हम ये देखिए इस वाले को देखिए, इसको देखिए ऐसे, ये वाला अगर हम उंगलियों को एंगल की तरफ रोटेट करें तो ये हमारा अंगूठा कहाँ की तरफ गया बच्चों, अंदर की तरफ, तो यहाँ डायरेक्शन इसकी क्या होगी, नेगेटिव। यानी कहने का मतलब है कि जब हमारा अंगूठा यानी उंगलियां क्लॉकवाइज घूमेंगी, क्लॉकवाइज रोटेट होंगी तो हमारी डायरेक्शन क्या होगी, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी तो हमारी डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ, पॉजिटिव। और जब हमारी उंगलियां एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी, सॉरी क्लॉकवाइज घूमेंगी तो हमारी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ, सॉरी अंदर की तरफ।
एक बार दोबारा से समझ लीजिए राइट हैंड थंब रूल को। जब हमारी अंगुलियां एंगल के रोटेशन की तरफ, एंगल जैसे रोटेट हो रहा है, तो अगर वो हमारी इस तरीके से घूम रही है यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो हमारी डायरेक्शन एन की बाहर की तरफ होगी पॉजिटिव, ठीक है। और अगर हमारी उंगलियां क्लॉकवाइज घूम रही हैं, तो हमारे जो थंब की डायरेक्शन होगी वो अंदर की तरफ होगी, तो यानी वेक्टर एन की जो डायरेक्शन होगी वो आपकी क्या होगी, नेगेटिव होगी, अंदर की तरफ होगी, ठीक है। तो हम इस रिजल्ट पे बात करते हैं। इस रिजल्ट से क्या क्या सूचनाएं यानी हमें क्या क्या प्रेडिक्शन मिलते हैं, क्या क्या ऑब्जर्वेशन है इसके। तो नंबर 1 ऑब्जर्वेशन क्या है बच्चों? नंबर 1 ऑब्जर्वेशन ये है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज ए वेक्टर which is perpendicular to vector A and vector B। यानी कहने का मतलब है कि ये जो आपका वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी। देखिए कैसे, देखिए ये आपका मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है और ये भी आपका मैग्नीट्यूड है, यानी साइन थीटा में कुछ वैल्यू देता है। अब ये आपका यूनिट वेक्टर है, तो अगर मैग्नीट्यूड से हम किसी यूनिट वेक्टर मतलब ये आपका यहाँ कहीं वेक्टर है, ये वाला यूनिट वेक्टर, तो ये वेक्टर ही है एक तरीके से। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारा, एन कैप इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, एन वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर एन। तो ये वाली जो क्या है हमारी स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में अगर स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी। यानी वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट के साथ में हमें एक वेक्टर ही मिलेगा, यानी हम उसमें से वेक्टर कंपोनेंट भी छांट सकते हैं और स्केलर कंपोनेंट्स भी छांट सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। तो ये आपका क्या होगा, ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। और वो क्या होगी आपके, वेक्टर ए और वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर होगी, लंबवत होगी, ठीक। दूसरा लॉ क्या है बच्चों, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस के बी क्रॉस ए। यानी कहने का मतलब है ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता है। ये आप इस रिजल्ट से हम क्या बता सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, यानी ये आपका क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करता। देखिए ए क्रॉस बी किया हमने, जैसे उनकी स्थिति चेंज की तो नेगेटिव साइन दे दिया। अब हम इसको इस तरीके से भी दे सकते हैं कि इसमें एंगल ए से बी की तरफ बनना है और इसमें एंगल बी से ए की तरफ बनना है। तो देखिए इसको देखना, थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूं मैं इसको, और देखिए ये आपका ए है और ये आपका बी है, इसमें एंगल आपका इस तरीके से जा रहा है थीटा, और अगर हम इसको एंगल को रोटेट करें तो क्या होगा, हमारा डायरेक्शन इसमें बाहर की तरफ जाएगी ऐसे करके, पॉजिटिव ले रहे हैं एंगल की डायरेक्शन यानी एन कैप वाला, और इस वाले के लिए हमारी डायरेक्शन इस तरीके से जाएगी तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर हमारा यहाँ थीटा 0 आ जाए, क्या है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू क्या हो 0। अगर हम यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों में, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 मिलेगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। अच्छा, दो वेक्टरों के बीच में थीटा इज इक्वल टू 0 कब कब होता है, पता है कब कब होता है? देखिए दो वेक्टर के बीच में थीटा इक्वल टू 0 दो कंडीशंस में होता है, या तो वो दोनों वेक्टर पैरेलल हों, कैसे हों, पैरेलल हों, समझ में आई, इनके बीच में कोई एंगल नहीं बनना है, या फिर वो दोनों वेक्टर कोलिनियर हों, वेक्टर ए और ये वेक्टर संरेख होने चाहिए, या तो वो समांतर हो या फिर वो संरेख हो, तभी आपका थीटा क्या होता है, 0। यानी कहने का मतलब है यहाँ से हमें एक रिजल्ट और मिल रहा है कि आपसे पूछा जाए कि दो वेक्टर दे दिए जाएंगे, बताइए ये कोलिनियर है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे, उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करोगे, और अगर वो 0 आ जाता है तो वो कोलिनियर है,
अगर इसी तरीके से आपसे पूछता है कि ये पैरेलल है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे, उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट आपका 0 आ जाता है तो वो पैरेलल है, और नहीं आता है तो पैरेलल नहीं है। देखिए हम डॉट प्रोडक्ट में भी अलग कर चुके हैं, हम क्रॉस प्रोडक्ट में भी इस चीज को सीख रहे हैं, ठीक है। और आगे कॉलिनियरिटी के तो कई सिस्टम है, कई तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हमने पिछली वाली प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि कॉलिनियर कब होगा, जब वेक्टर ए बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी सी हो जाए, यानी एक कॉमन हो जाए, यानी ये पहले तो पैरेलल होंगे इस कंडीशन में। अगर इनमें पैरेलल होने की कंडीशन के साथ साथ इनमें एक पॉइंट कॉमन हो जाता है तो ये कॉलिनियर भी हो जाते हैं। ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था, ठीक है। तो कॉलिनियरिटी और क्या नाम आपका पैरेलल के लिए तो हम कई नियम पढ़ चुके हैं, तो पढ़ लेंगे आगे। और अब आपका चौथा पॉइंट है बच्चों कि इफ अगर आपका ये थीटा है ये π/2 आ जाए, कितना हो, π/2 हो, तो क्या होगा, हम यहाँ थीटा की वैल्यू पुट करेंगे π/2, तो ये साइन π/2 हो जाएगा। साइन π/2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1। तो क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, मॉडुलस ए मॉडुलस बी इंटू एन के, यही मिलेगा। समझ में आई बच्चों। अब अगर यहां से कुछ रिजल्ट और देखना चाहें, मैं इन दोनों साइड का मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, दोनों साइड्स का मैग्नीट्यूड लिया, मॉडुलस लिया तो ये इस तरीके से हमें रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, ये रिजल्ट मिलेगा हमें। तो बच्चों ये देखो, ये हमारा एन कैप जो है कि यूनिट वेक्टर है, और हम जानते हैं क्या कि यूनिट वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड देखेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आता है, 1। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, मॉडुलस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ए डॉट मॉडुलस बी। क्यों, क्योंकि आपका एन कैप का जो मॉडुलस है वो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसका मॉडुलस कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। तो ये आपका एक रिजल्ट चौथे नंबर पर आया बच्चों। अब आपका आता है फिफ्थ रिजल्ट। फिफ्थ रिजल्ट में आपको देखें, ये हटा दीजिए, फिफ्थ रिजल्ट को देखिए। फिफ्थ रिजल्ट है आपका कि हम इस फॉर्मूले का बोथ साइड मॉडुलस लें, तो क्या मिलेगा बच्चों हमें, ए क्रॉस बी इज इक्वल मॉडुलस ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा का मॉडुलस एन कैप का मॉडुलस, ठीक है। हमने इसका मॉडुलस लिया, तो देखिए ये तो क्वांटिटी आपकी 1 बन गई, तो क्या लिखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा का मॉडुलस। अगर हम यहाँ से साइन थीटा एंगल निकालना चाहें तो क्या निकल के आएगा, साइन थीटा मॉडुलस ए क्रॉस मॉडुलस बी अपॉन ये मॉडुलस ए क्रॉस बी मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होगा। अब ये देखिए यहाँ पर आपका साइन थीटा पर मॉडुलस लगा हुआ है, तो क्या हमें ये लगाना जरूरी है या नहीं, नहीं, हम इसको हटा भी सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं, किस कंडीशन के बेसिस पे हम इसको हटाना, देखिए ये आपका ए क्रॉस बी का मॉडुलस है, तो ये हमें कोई मैग्नीट्यूड देगा, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। मॉडुलस क्या देता है, हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ये पूरी जो क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू भी हमारी क्या होगी, पॉजिटिव। तो हम इसको सीधा इस तरीके से फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों, साइन थीटा बराबर मॉडुलस ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ए डॉट मॉडुलस बी, ठीक है। तो ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। सिक्स प्रॉपर्टीज को देखते हैं बच्चों। सिक्स प्रॉपर्टीज को हम इस प्रॉपर्टीज की सहायता से निकालेंगे, देखिए किस तरीके से। सिक्स प्रॉपर्टी, सिक्स में देखिए आपको ध्यान दीजिए, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। यानी हम किसी भी वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें तो वो अगर वेक्टर उसी के साथ खुद अपने साथ कितने का एंगल बनाएगा, थीटा का एंगल ही तो बनाएगा।
तो हम यहाँ से क्या दिखाएंगे, ये आई क्रॉस आई इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। देख लीजिए, अब चेक कर लीजिए यहाँ से इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं और ये हमें पता है कि अगर हम वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ ही एंगल देखें तो कितना आएगा, 0। यानी हमने अभी प्रॉपर्टी लिखी है थीटा इक्वल टू 0, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। अगर मैं आई के साथ आई का एंगल देखना चाहता हूँ, आई कैप का आई कैप के साथ में, तो एंगल क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। तो अगर हम आई क्रॉस आई मॉडुलस आई, यानी हम इसको इस तरीके से लिखें, देखो ध्यान से समझना, आई क्रॉस आई इज इक्वल टू आई मॉडुलस साइन 0, ठीक है, एन कैप। अब देखिए ये साइन 0 की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0। तो आई क्रॉस आई इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 0। इसी तरीके से जो हमारे सेम आई जे के जो दिए हैं, तो आई जे का जे के साथ करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 आएगा, के का के साथ करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। अब बात आती है बच्चों कि अगर हम आई का जे के साथ करें या आई का के साथ करें या जे का के साथ करें तो क्या है, तो उसके लिए मैं तुम्हें एक सर्कल रूल बता रहा हूं, तो ध्यान से समझिए। इसी में जैसे आपका ये सर्कल है, ठीक, चलिए छोड़िए इसको, थोड़ा सा और देखते हैं एक्सटेंड करके। मान लीजिए ये आपका मूल बिंदु यानी ओरिजिन है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो बच्चों ये आपको पता है कि ये तीनों एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। अब ये आई एक्सिस और एक्स एक्सिस का आई जो है यूनिट वेक्टर होता है, इसका यूनिट वेक्टर जे होता है और इसका यूनिट वेक्टर के होता है। ध्यान से समझना बच्चों। अब ध्यान दीजिए कि हमें इनके क्रॉस प्रोडक्ट देंगे हम। अगर मैं इसमें एक सर्कल बनाऊं इस तरीके से, रोटेट करूं इस सर्कल को, ये बन गया, ठीक है, ये सर्कल रोटेट बन गया, आपका सर्कल बन गया। तो ये देखिए, अगर हम आई से जे की तरफ जा रहे हैं, आई क्रॉस जे कर रहे हैं, तो यानी हम एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के लिए क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो उसके परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर आएगा, के। कौन सा वेक्टर आएगा, के। अभी दिखाया था ना कि ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो उस पर परपेंडिकुलर क्या है, एन वेक्टर है, तो वो एन वेक्टर का काम कौन करेगा, के। कौन करेगा, के। अब वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो इसके लिए भी हम बात करते हैं। तो जब हम ऐसे जा रहे हैं यानी एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्या आएंगे, वो पॉजिटिव, क्या आएंगे, पॉजिटिव। तो यानी आई क्रॉस जे क्या आएगा हमारा, के। जे क्रॉस के करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, जे क्रॉस के कर रहे हैं तो क्या आएगा, आई। और के क्रॉस आई करेंगे तो क्या आएगा, जे, यानी जे कैप, ठीक है। ये तो थे बच्चों हमारे क्लॉकवाइज। जब हम क्लॉकवाइज, अगर हम इनका रोटेशन एंटी क्लॉक, सॉरी ये रोटेशन था हमारा एंटी क्लॉकवाइज, क्या था, एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसी रोटेशन को हम क्या करें, क्लॉकवाइज कर दें, क्या कर दें, क्लॉकवाइज, आई जे और ये के, तो आई क्रॉस के करेंगे, तो क्या आएगा, जे। लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ, क्योंकि हम ऐसे घूम रहे हैं ना, ऐसे, तो अंदर की तरफ होगी तो माइनस के जे। अब हम के क्रॉस जे करें, के कैप क्रॉस जे कैप करें तो क्या आएगी, माइनस की आई, ये भी अंदर की तरफ। और जे क्रॉस आई करें तो क्या आएगा बच्चों, माइनस के। तो आपने देखा कि हमने दो सर्कल ड्रॉ किए, एक ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा था, ये क्लॉकवाइज रोटेट, ये इस तरीके से बच्चों और ये इस तरीके से। तो इनका भी हम यूज करेंगे जब हम अभी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो इतना नोट कीजिए। डेफिनेशन क्या है, ये आपका एक ट्राइंगल दिया हुआ है,
ये बच्चों आपका एक ट्राइंगल है ABC, या फिर हम इसको ऐसे भी नाम दे सकते हैं। अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो हम क्या करते हैं, एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है बच्चों तो बच्चों हम अब इसकी तो बच्चों हम इसकी सेवेंथ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या है? सेवेंथ प्रॉपर्टी में बच्चों हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। मान लीजिए कि वेक्टर ए और आपके वेक्टर बी, ये दोनों वेक्टर किसी ट्राइंगल की एडजेसेंट यानी संलग्न भुजाओं को निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो किस तरीके से, ये आपका ट्राइंगल दिया हुआ है, वेक्टर ए बी और सी, ये वाली भुजा आपकी बी हो गई, वेक्टर बी, और ये वेक्टर ए, ठीक है। या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वेक्टर बी, बी पॉइंट यहाँ सी, यहाँ पर कहीं भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये दोनों संलग्न भुजाओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब बच्चों बात आती है कि हमें इसका एरिया फाइंड करना है। अब आपने एरिया का फॉर्मूला पढ़ा था कि आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट। तो क्या करें हम कि ए से, यानी जो आपका शीर्ष ए है, यानी वर्टेक्स ए है, उससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी ऑन द बेस सी, ठीक है। उसको हमने नाम दिया एच हाइट की, और ये आपका थीटा एंगल है, ये आपका थीटा एंगल है। तो ध्यान से समझिए, ये आपका थीटा एंगल है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे साइन थीटा बताइए, तो आप साइन थीटा बराबर मुझे क्या देंगे, यहां से क्या दोगे, परपेंडिकुलर अपॉन स्लैंट हाइट होती है, यानी इसको नाम दिया एम अपॉन सी एम क्या है अपनी एच, और सी ए क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यही है बच्चों। अगर मैं यहां से देखूं कि h बराबर क्या हो गया, फिर h बराबर हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा। इतना क्लियर है? ये चीज हमने यहां से निकाल ली, ठीक। अब हमारा बेस क्या है, बेस ये तो हाइट हो गई हमारी, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए बेस और हाइट चाहिए, तो हाइट हमने निकाल ली। अब बेस क्या है बच्चों आपका, बेस है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्लियर है यहां पर। चलिए हम क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होगा पक्का, हाँ। तो 1/2 बेस कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, हाइट कितनी है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चों, कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप पढ़ा था। अगर मैं इसकी दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस ले लूं तो क्या होगा, मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ए बी, मॉडुलस ए मॉडुलस बी मॉडुलस साइन थीटा मॉडुलस एन कैप। अब इस पे हम मॉडुलस ना लगाएं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अपोजिट होती है। ये आपका 1 होता है, तो इसको भी हटा देते हैं हमने यहाँ से, ये चीज भी हटा दी हमने।
अब ये देखिए कि आपका ये लेफ्ट हैंड का रिजल्ट क्या है, मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, मॉडुलस ए क्रॉस बी। अगर मैं इस रिजल्टेंट का प्रयोग यहां करूं तो क्या आएगा, 1/2 इंटू मॉडुलस ए क्रॉस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि आपका किसी ट्रायंगल की दो भुजाएं संलग्न यानी एडजेसेंट साइड होनी चाहिए, ए और बी दे रखी हैं। तो अगर हम उनका एरिया फाइंड करना है उसका ट्रायंगल का, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों का पहले क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे यानी मॉडुलस लेंगे और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है 8 नंबर पर बच्चों कि आपका एक पैरेललोग्राम दिया है, समांतर चतुर्भुज, इसकी दो एडजेसेंट साइड दी हैं, संलग्न भुजाएं दे रखी हैं, ये ए दे रखी है और ये बी दे रखी है। अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना होगा तो एरिया पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी यानी मॉडुलस ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। अच्छा, ये थे आपकी इसके रिजल्टेंट या प्रॉपर्टीज कह लीजिए या ऑब्जर्वेशन बोल लीजिए। ये आपको 8 की 8 ऑब्जर्वेशन आपको याद रखने होंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं बच्चों एक महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट की। अगर वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको नहीं आता है तो ये कुछ नहीं है फिर आपके लिए, क्योंकि हम ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो अभी हम देखेंगे अब आगे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो वो रिजल्ट हमें देखना बहुत कंपलसरी है, उसके बिना हम इन सब चीजों को नहीं कर पाएंगे, तो इतना नोट कीजिए। तो हम एक बहुत महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट रिजल्ट की बात करते हैं कि जैसे हमने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को किस तरीके से फाइंड करना है। तो देखिए लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, यानी हमने इसके कंपोनेंट्स के फॉर्मेट में इसको मान लिया वेक्टर ए, और वेक्टर बी को भी माना वेक्टर b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ठीक है बच्चों। अब हमें a क्रॉस b फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, a क्रॉस b इज इक्वल टू a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप क्रॉस b1i कैप b2j कैप प्लस b3k कैप, ठीक है। अब हम इनका क्रॉस करेंगे बच्चों, तो पहली क्वांटिटी का इस पूरे पे क्रॉस, दूसरी का इसमें, तीसरी का इसमें। चलिए देखते हैं, a1i का b1i में करेंगे तो ये देखिए ये तो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी का तो डॉट इस तरीके से हो जाता है। ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में हम क्या लगाएंगे, क्रॉस i कैप क्रॉस i कैप, i क्रॉस i कैप क्रॉस i कैप। इसी का हम इसमें करेंगे तो क्या आएगा, a1 b2 i कैप क्रॉस j कैप प्लस a1 b3 i कैप क्रॉस k कैप प्लस। अब बच्चों हम a2j का करेंगे तो क्या होगा, a2 b1 j क्रॉस i। ये ध्यान रखना है कि हमें ये वाला पहले लिखना है, इधर के बाद में लिखना है, क्रॉस लगा देना है, इसको इंटरचेंज मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, साइन का चक्कर पड़ेगा पूरा। प्लस a2 b2 j क्रॉस k प्लस j क्रॉस j। अब a2 b3 j कैप क्रॉस k कैप प्लस
अब बच्चों इसका करेंगे A3K का, A3B1 K कैप क्रॉस I कैप प्लस A3B2 K कैप क्रॉस J कैप प्लस A3 इंटू B3 K कैप क्रॉस K कैप। तो देखिए बच्चों हमने पढ़ा था अभी कि I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K, ये आपके जीरो हो जाएंगे, ये आपके हो गए जीरो। ठीक है, और हम जो सर्कल चलाएंगे एंटी क्लॉकवाइज यानी I J K, इसके अकॉर्डिंगली अगर देखें I क्रॉस J तो क्या आएगा K, I क्रॉस J क्या आएगा बच्चों K। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर A1 B2 K, ये क्या है हमारा I क्रॉस K, यानी ये हमें अपोजिट क्लॉकवाइज गए तो क्लॉकवाइज में I क्रॉस K क्या होता है नेगेटिव, I क्रॉस K को क्या देते हैं हम नेगेटिव J देंगे, तो माइनस A1 B3 J प्लस ये देखिए बच्चों ये भी आपका अपोजिट दे दिया यानी J क्रॉस I दिया हुआ है, यानी क्लॉकवाइज चले, जब भी क्लॉकवाइज दे दे तो क्या आ जाता है नेगेटिव साइन। A2 B1 क्या देंगे हम यहाँ पर K, A2 B1 K। ठीक है, इसको कर लिया, ये आपका जीरो हो गया। अब इसको देखें बेटा J क्रॉस K यानी J क्रॉस K क्या आएगा एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है तो सीधा आएगा I प्लस A2 B3 I कैप। अब देखिए ये K क्रॉस I चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज ही है तो क्या आएगा यहाँ पर J प्लस A3 B1 J प्लस ये हमारा K क्रॉस J तो हम क्लॉकवाइज हो गए तो माइनस के I आएगा, यहाँ माइनस लगाएंगे माइनस A3 B2 I। ठीक है, अब बच्चों इसमें से क्या करें हम, इसमें से I कॉमन आ रहा है I कॉमन लेते, J कॉमन आ रहा है J कॉमन लेते, K कॉमन आ रहा है K कॉमन लेते। तो देखिए A1 ये आपका I वाला ये रहा, A2 B3 माइनस A3 B2 I प्लस, अब J वालों को देखें पॉजिटिव J का ये रहा A3 B1 माइनस A1 B3 J प्लस A1 B2 K माइनस A2 B1 K। ठीक है, तो ये बच्चों ये आया हमारा A क्रॉस B का रिजल्ट। अब इस रिजल्ट को हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं क्या, नहीं, हमारे पास दूसरा तरीका भी है। क्या, हम A क्रॉस B को डिटर्मिनेट यानी साइन के रूप में भी लिख सकते हैं। हम पहली रो में ये हमारा डिटर्मिनेट का साइन होता है I कैप J कैप K कैप। अब सेकंड जो रो आती है आप उसमें क्या करोगे वेक्टर A के स्केलर कंपोनेंट लिखोगे बच्चों। क्या लिखोगे, वेक्टर A के स्केलर कंपोनेंट। समझ में आई? तो इसके स्केलर कंपोनेंट क्या है बच्चों, A1 A2 A3, A1 A2 A3। और थर्ड रो में क्या लिखोगे, वेक्टर B के स्केलर कंपोनेंट B1 B2 B3। तो B1 B2 B3 पुट करते हैं। ये ध्यान रखना होगा कि जो वेक्टर पहले आ रहा है उसका पहली रो उसमें आएगा, सेकंड रो में बाद में आ रहा है उसके बाद में। अब हम उसको एक्सपेंड करते हैं, विस्तार करते हैं बच्चों। किसके रेस्पेक्ट में करते हैं हम इसमें विस्तार, इसमें विस्तार करते हैं हम प्रथम रो यानी फर्स्ट रो, प्रथम पंक्ति के रेस्पेक्ट में हम इसको विस्तार करते हैं। तो देखिए इसको एक्सपेंड किस तरीके से करते हैं। पहले हम ये लेंगे I लिया, ध्यान से समझना, I लिया, फिर लगाएंगे बच्चों ब्रैकेट। तो देखिए I के इधर की ये लाइन हटा दीजिए, ये लाइन हटा दीजिए,
हट गई। अब ये आपके पास 4 बचे और ये 4 बचे और इन 4 में गुणा कर दीजिए, लड़ाई करा दीजिए कैच गुणा करके, यानी आमने सामने लड़ा दीजिए इनको आमने सामने ऐसे। तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a2 का b3 के साथ किया तो a2 b3, फिर लगाएंगे नेगेटिव साइन, फिर इसका करेंगे बच्चों a3 b2, फिर माइनस j, फिर हम j पे आ गए तो अब इसको हटा देंगे। तो देखिए j के लिए आप इस लाइन को हटाएंगे, ये हट गई, और ये वाली लाइन हटाएंगे, ये वाला स्तंभ हटा देंगे, ये रो हटी और ये स्तंभ हट गया। अब ये बचे a1 a3 b1 b3। अब इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, a1 का b3 में कीजिए तो a1 b3 माइनस ये आएगा इसका b1 a3 प्लस अब लेंगे k कैप, ठीक है। अब हम इनको हटा देंगे तो ये वाला रो गई और ये कॉलम गया, ये बचे 4, इनको क्रॉस कीजिए a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये इस तरीके से भी रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपका बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये हमें ध्यान रखना होगा। अगर हम इसको नहीं कर पाते हैं तो हम कुछ भी नहीं फाइंड कर पाएंगे। देखिए कैसे, अगर आपको एंगल पूछा गया साइन थीटा, 2 वेक्टर दे दिए गए, वेक्टर ए क्रॉस और वेक्टर बी, देखिए ये हम साइन थीटा इक्वल टू मॉडुलस ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी। तो हमें ए क्रॉस बी तो फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो हम एंगल बता पाएंगे। तो ए क्रॉस बी हमें ऐसे फाइंड करना पड़ेगा, तब हम इनका एंगल बता पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये नोट कीजिए। अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसकी। एक्सरसाइज 10.4 को हिंट या सॉल्यूशन कुछ भी देंगे, स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.4। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस 7j प्लस 7k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो हमें इनका क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद में उसका मॉडुलस फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। अब बच्चों हमें इसका क्या फाइंड करना है, मॉडुलस ए क्रॉस बी, मॉडुलस ए क्रॉस बी, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो मॉडुलस ए क्रॉस बी फाइंड करने से पहले हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। पहले हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना पड़ेगा। और इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने ए क्रॉस बी के आपको 2 फॉर्मूले लगाए थे। एक क्या लगाया था कि ए क्रॉस बी बराबर मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप, और दूसरा क्या रखा था बच्चों, ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू डिटरमिनेंट फॉर्मेट में लिखा था आई कैप जे कैप के कैप a1 a2 a3 b1 b2 b3। हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। अब बात आती है बच्चों के इसमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, ये वाला अप्लाई करें कि ये वाला अप्लाई करें। तो हम पहले वाले पे बात करते हैं। इस वाले को अप्लाई करने के लिए आपके पास वेक्टर ए है तो मॉडुलस आप फाइंड कर सकते हो, वेक्टर बी है तो मॉडुलस फाइंड कर सकते हो, साइन थीटा। अब इसमें आपका साइन थीटा यानी थीटा की वैल्यू नहीं दी है। जब थीटा की वैल्यू नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। तो हम कौन सा अप्लाई करेंगे, ये वाला अप्लाई नहीं करेंगे, हम ये वाला अप्लाई करेंगे, ठीक। तो बोर्ड परीक्षा में जब आप सीधा डायरेक्टली इसको देखो, अभी ये तुम्हें बताया जा रहा है कि हम किस तरीके से फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, ठीक है।
बोर्ड परीक्षा में या किसी भी एग्जामिनेशन में हमें ये नहीं बताना होगा कि इसको अप्लाई करेंगे, इसको नहीं अप्लाई करेंगे। हम जो अप्लाई करेंगे वो डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो हम इस वाले को लिखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट आई कैप जे कैप के कैप। फर्स्ट रो में ये लिखा जाता है, सेकंड रो में बताए थे कि ए के कंपोनेंट, ए के स्केलर कंपोनेंट लिखे जाते हैं। तो 1 -7 7, ठीक है। और थर्ड रो में आपके वेक्टर बी के कंपोनेंट लिखे जाते हैं। तो 3 -2 और 2। अब इसको अलोंग द फर्स्ट रो यानी पहली पंक्ति के सापेक्ष हम विस्तार कर देंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। तो एक्सपेंड करना कल मैंने बताया था तुम्हें, तो कैसे करेंगे, आई कैप इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस के 14, इधर से ये -14 और प्लस ऑलरेडी होता है तो प्लस 14 हो गए, माइनस जे कैप 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 -21 प्लस के कैप -2 क्या है बच्चों, -2, ठीक। अब इसका करेंगे इसमें तो प्लस के 21, ठीक। अब क्या करेंगे, ये आपका 0 आई कैप माइनस और ये माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 19 जे कैप और ये आपका प्लस 19 के कैप, ठीक है। अब हमें इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो मॉडुलस फाइंड करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस क्या हुआ, अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, ठीक। समझाई। अब 19 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, कितना होता है, अगर किसी को 19 का स्क्वायर नहीं आता है तो हम 19 का मल्टीप्लाई 19 में कर लेते हैं, ठीक। 19 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 361 361 होता है। तो यानी हम अगर नहीं आता, वैसे तो याद रखना पड़ेगा तुम्हें, अगर नहीं आता है तो हम इस तरीके से करेंगे। तो ये हो गया बच्चों आपका 361 प्लस 361, ठीक है। इक्वल टू कितना आएगा, 2 × 361। अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा, 361 का 19 और 2 आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका मॉडुलस आ गया, आंसर चेक कर सकते हो अपना। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी एंड वेक्टर ए माइनस बी वेयर वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि जैसे आपका वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर ए है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। और वेक्टर बी है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ठीक। अब उसमें ये दिया गया है कि आपका एक वेक्टर है वेक्टर ए प्लस बी और एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर ए माइनस बी, ठीक है। इनके परपेंडिकुलर यानी इनके लंबवत हमें एक वेक्टर सदिश का मॉडुलस फाइंड करना है, यानी यूनिट वेक्टर फाइंड करना था। क्या बात फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। तो पहले तो हम इन दोनों के ये जो वेक्टर हैं आपके, इन दोनों के लंबवत यानी परपेंडिकुलर वेक्टर को फाइंड करेंगे, वेक्टर फाइंड करेंगे। और वेक्टर फाइंड करने के बाद में तब हम उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यानी इन दोनों के ए वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के परपेंडिकुलर अगर हम वेक्टर माने तो वेक्टर सी को हमने मान लिया कि ये इसके परपेंडिकुलर है,
इन दोनों में, ठीक है। बात समझ में आई? तो कल तो मैं यानी इंट्रोडक्शन पार्ट में तुम्हें बताया गया था कि अगर दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया जाता तो वो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है आपका उन दोनों वेक्टरों पर परपेंडिकुलर होता है, बताया था। अगर हम दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लें तो वो उन दोनों वेक्टरों पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, लंबवत होता है। तो देखिए अगर हमें वेक्टर सी फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। यानी अगर हमें वेक्टर सी को फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक, इसको फाइंड करना पड़ेगा। यानी ये क्वांटिटी आपको फाइंड करनी पड़ेगी, तब आपका ये वेक्टर ए वेक्टर सी निकल पाएगा। क्लियर है? अच्छा, एक बात और है बच्चों, इसमें ये नहीं कहा गया है कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, इन दोनों में से वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट में पहले कौन सा लिया जाएगा। अब देखिए जैसे कि आपकी स्थिति ये होती है कि आपका एक वेक्टर ये है ए और ये वेक्टर आपका बी, इस पर परपेंडिकुलर वेक्टर आपका ये रहेगा एन, वेक्टर एन यही तो रहता है। यानी ये आपका किसके इक्वल टू होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर, ठीक। अब बात आती है बच्चों के यहाँ पर ये चीज नहीं बताई गई है कि ये इसी सेम डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में भी तो हो सकता है। यानी आपका ये इस डायरेक्शन में भी तो हो सकता है वेक्टर एन, यानी हम इसको वेक्टर एन माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी भी तो फाइंड कर सकते हैं। समझ में आई? यानी अगर हम देखें कि वो जो एंगल बन रहा है जरूरी थोड़ी है कि आपका इस वाली डायरेक्शन से बनना हो, इस वाली से भी तो बन सकता है। तो हमें दोनों केस कंसीडर करके लेके चलने पड़ेंगे, हमें दोनों केसों को लेके चलना पड़ेगा कि जो आपका परपेंडिकुलर वेक्टर है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है, यानी बाहर की तरफ और अंदर की तरफ दोनों हो सकती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले से यहाँ पर प्लस माइनस का साइन ले लेंगे, ठीक है, क्या ले लेंगे, प्लस माइनस का साइन ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को फाइंड कर लेंगे, इन दोनों को फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो ये बच्चों प्लस माइनस के साइन समझ में आए, इस तरीके से हमने अपोजिट के ले लिए कि ये जो डायरेक्शन है इनकी अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है, ठीक है। यानी ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, या फिर ये भी हो सकता है बी माइनस ए क्रॉस ए प्लस बी, ठीक। तो दोनों डायरेक्शन को हमने कंसीडर कर लिया, दोनों डायरेक्शन को लेके प्लस माइनस के साइन ले लिया। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, तो प्लस माइनस वेक्टर ए, वेक्टर ए की वैल्यू बच्चों ये रही 3i प्लस 2j प्लस 2k, फिर लगेगा प्लस, अब बी की वैल्यू i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k, ठीक, क्रॉस वेक्टर ए 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस, अब ये जो b की वैल्यू है इसमें माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो i माइनस 2j और प्लस 2, ठीक है, ये आपका आ गया। अब इनको प्लस माइनस कर लीजिए, प्लस माइनस 3i और i बच्चों कितने हो गए, 4i, ठीक है, 2j और 2j 4j, 2k और माइनस 2k 0k, क्रॉस, इधर देखिए बच्चों 3i माइनस i 2i, 2j माइनस 2j प्लस 0j, 2k प्लस 2k प्लस 4, ठीक है बच्चों। अब हम इनका क्रॉस निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, क्रॉस। तो क्रॉस किस तरीके से निकालना है, वो क्रॉस ही हमारा क्या निकल के आएगा, वेक्टर सी। तो देखिए i कैप j कैप k कैप, यानी फर्स्ट रो में हम ये लिखते हैं, सेकंड रो में इसके कंपोनेंट आएंगे, स्केलर कंपोनेंट 4 4 0, थर्ड रो में इसके स्केलर कंपोनेंट आएंगे 2 0
इसको एक्सपेंड कर देंगे, विस्तार कर देंगे इसका अलोंग द फर्स्ट रो, यानी प्रथम पंक्ति के सापेक्ष हम इसको विस्तार करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, आई कैप 4 चौक 16 माइनस 0 माइनस जे 4 चौक 16 माइनस 0 प्लस के कैप 0 माइनस 8। ठीक है, वेक्टर सी बराबर 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप और माइनस 8 के कैप। अब जो हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है इसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा आपका, तो क्या करेंगे इसमें, वेक्टर सी इज इक्वल टू सॉरी यूनिट वेक्टर वेक्टर सी कैप इज इक्वल टू वेक्टर सी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो क्या करते हैं अब हम इसमें 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप अपॉन मॉडुलस 16 आई माइनस 16 जे माइनस 8 के कैप। अब इनको सॉल्व कीजिए, मॉडुलस लीजिए इसका अपॉन अंडर रूट 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर कर रहे हैं बच्चों ध्यान रखना कि प्लस लगेंगे और जो माइनस का साइन है वो तो स्क्वायर के अंदर आ जाएगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा आपका प्लस 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप। ठीक, अंडर रूट 256 प्लस 256 प्लस 64। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेते हैं बच्चों, ऐड करने पर कितना आएगा, ऐड करते हैं इस तरीके से, इनको ऐड कीजिए 16 कैरी 1 17 कैरी 1 5 7 6 कितना आएगा 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप अपॉन 5 7 6। ठीक है बच्चों, अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे 5 7 6 का, तो इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तब आपका स्क्वायर रूट आएगा। तो किस तरीके से करते हैं ये देखिए, 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 8 जा 16 2 1 जा 2 2। ठीक है, तो ये अब आपका अगर हम इसको देखते हैं, ये 12 का स्क्वायर होता है, ये यानी 24 का स्क्वायर है ये। अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 24। तो ये देखिए, अब हम एक चीज और भूल रहे हैं तो यहाँ पर कि हमने यहाँ प्लस माइनस का साइन दिया था, वो हमने यहाँ छोड़ दिया, तो वो यहाँ लगा के चलेंगे। ठीक है, तो ये गलती मत कर देना। ठीक है, तो यहाँ प्लस माइनस का साइन लगा के चलना है आपको, फिर तो आंसर में प्रॉब्लम होगी। यहाँ भी आपका प्लस माइनस, तो इसमें से आपका बेटा क्या कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या आएगा 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप अपॉन ये आएगा 24, इससे 3 टाइम्स, यानी हम इसको लिखेंगे प्लस माइनस 1 आपको ये आएगा 2/3। का हम डिवाइड कर रहे हैं 2/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप माइनस 1/3 के कैप। ये आपका आंसर है, तो आंसर मैच कर लीजिए बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए यूनिट वेक्टर वेक्टर ए मेक्स एंगल π/3 with I, π/4 with J and the acute angle theta with K, then find theta and hence the components of vector A। ठीक है, तो देखिए बच्चों करना क्या है इस क्वेश्चन में कि हमारे अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये 3 एक्सिस होते हैं, एक्स अक्ष
वाई और ये एक्स, ये वाई और ये ठीक है बच्चों। एक्स एक्सिस पे अलोंग होता है आई कैप, इसके अलोंग जे कैप और इसके अलोंग के कैप। ठीक, अब कोई वेक्टर है आपका वेक्टर ए, ठीक, वेक्टर ए। ये वेक्टर ए क्या कर रहा है बच्चों, आई के साथ अल्फा एंगल, जे के साथ बीटा एंगल और के साथ गामा एंगल, जो कि हमारा थीटा माना हुआ है, और अल्फा को आपका माना गया है π/3, ठीक है, और बीटा को माना गया है बच्चों π/4। तो ये मान लीजिए ये वेक्टर जो होता है आपका, अगर हम इसको देखें तो ये वेक्टर हमारा क्या हुआ, डायरेक्शन कोसाइन फॉर्मेट में ये cos अल्फा आई के प्लस cos बीटा जे के प्लस cos गामा के के, ये होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि आपका अल्फा जो दिया है π/3, बीटा है आपका π/4 और गामा है आपका थीटा, और एक वेक्टर दिया हुआ है जो ए है, वो क्या होता है आपका cos अल्फा आई के cos बीटा जे के प्लस cos गामा के, ठीक। ये हमारे क्या होते हैं, ये जो cos अल्फा cos बीटा डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो ये वेक्टर जो होता है इस फॉर्मेट में होता है, ठीक। अब ये दिया आपका यूनिट वेक्टर दे दिया है, क्या दिया है यूनिट वेक्टर दिया है, यानी यूनिट वेक्टर दिया है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बच्चों 1, कितना आएगा 1। तो सबसे पहले तो हमसे ये अल्फा थीटा पूछा गया है, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसका यूनिट वेक्टर 1 दिया है, तो अगर हम इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो क्या होगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा और उस पे बेटा स्क्वायर रूट इक्वल टू 1, ठीक होगा। अब हम बहुत साइड स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या आएगा, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इनपुट करते हैं साथ ही साथ, cos स्क्वायर π/3 प्लस cos स्क्वायर π/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे, cos स्क्वायर π/3 का मतलब होता है cos 60, और cos 60 की वैल्यू, तो बच्चों हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। जैसे cos स्क्वायर π/3 है तो cos स्क्वायर π/3 का मतलब हुआ cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/रूट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2 उसका स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आएगा 1, आएगा समझ में। तो इसकी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/4 प्लस 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको ऐड करते हैं बच्चों, तो क्या आएगा 4 1 प्लस 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 3/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3/4। तो ये आएगा बच्चों आपका cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 3/4, cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा 1/4। अगर हम cos थीटा बराबर देखें तो कितना आएगा 1/4, यही आएगा। तो आपके माइंड में यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए कि जब हम एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस के साइन लेते हैं, क्या लेते हैं प्लस माइनस के साइन, जबकि मैंने तो यहाँ प्लस ही प्लस लिया है, ऐसा क्यों।
ऐसा इसलिए लिया गया है कि ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में गिवन है कि थीटा इज एक्यूट एंगल, यानी आपका थीटा न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण है तो वो नेगेटिव तो होगा नहीं, क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। आज समझ में आई कि नहीं आई? तो इसलिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव साइन को कंसीडर किया है, पॉजिटिव साइन लिया गया। क्लियर है? आई बात समझ में नहीं आई? इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है? पॉजिटिव साइन को, क्योंकि थीटा पहले से ही गिवन है कि ये आपका एक्यूट एंगल है, तो गलती से भी दोनों साइनों को मत ले लेना, ठीक है? कहीं आप लगा दो क्या माइनस भी आएगा प्लस भी आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि भाई स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात? ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे हम? cos थीटा बराबर cos कितने की वैल्यू होगी? 60 या cos π/3 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? cos π/3। तो थीटा इक्वल टू बच्चों कितना आएगा आपका? π/3। क्लियर है? पहली बात। अब बात आती है आपकी वेक्टर ए फाइंड करना है हमें। तो वेक्टर ए आपका ये रहा, सॉरी वेक्टर ए के कंपोनेंट्स फाइंड करने। तो कंपोनेंट्स फाइंड करने के लिए पहले हमें वेक्टर ए फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करने का? वेक्टर ए फाइंड करने का पहले, तब हम उसके कंपोनेंट्स फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, कैसे? तो वेक्टर ए को फाइंड करते हैं, तो यहाँ हम cos अल्फा cos बीटा cos गामा की वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए cos अल्फा आई कैप cos अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 60 यानी π/3 प्लस जे कैप cos बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी बेटो? π/4 प्लस के कैप cos गामा, गामा मतलब थीटा, थीटा गामा मतलब क्या होगा? थीटा। यस, थीटा लिखेंगे हम। अब cos थीटा की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं। थीटा की वैल्यू कितनी फाइंड की हमने? π/3। अब इनकी वैल्यूज पुट करिए बच्चों, तो ये होगा आपका 1/2। इसकी वैल्यू cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है आई के, प्लस इसकी वैल्यू 1/2 होती है जे के, प्लस इसकी वैल्यू भी बच्चों 1/2 होती है ये। ठीक है, अब इसने कंपोनेंट्स यानी घटक पूछे हैं आपसे। क्या पूछे हैं? घटक। तो हम कंपोनेंट्स क्या लिखेंगे? तो आई जे के कोफिशिएंट होते हैं, वही आपके घटक होते हैं, वही आपके कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? घटक यानी कंपोनेंट्स क्या होंगे बच्चों? 1/2 1/2 1/2। ठीक है, समझ में आया? यही आपका आंसर है। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों। शो दैट, यानी हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, तो देखिए राइट हैंड साइड आपको प्रूव करनी है, लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं क्यों। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इनका हमें सीधा सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए वेक्टर ए का पहले इसमें कीजिए, यानी इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम इसको, माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। तो आपको बताया था कि अगर किसी वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो क्या आती है वैल्यू? 0। क्या आती है? 0, क्योंकि उसका एंगल क्या बनेगा? 0 बनेगा। आप खुद से अपने आप से अगर एंगल देखेंगे तो 0 जो बनेगा। तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो ए क्रॉस बी क्या आएगा हमारा? ए क्रॉस ए क्या आएगा? 0 प्लस ए क्रॉस बी। अब इसको प्लेस चेंज करते हैं तो ये क्या होगा? प्लस ए क्रॉस बी। बताया था कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, क्रैमर नियम को फॉलो नहीं करता है। ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस के बी क्रॉस ए होता है, बताया था।
ये आपकी अगेन क्वांटिटी 0। तो अब हम इनको ऐड करेंगे तो 2 ब्रैकेट ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है बच्चों, यही हमें प्रूव करना था। अब ना क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्या है, फाइंड द लैम्डा एंड म्यू। हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है इफ 2i कैप प्लस 6j प्लस 27k कैप क्रॉस i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस म्यू k कैप इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 0 दिया है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं आपस में। क्या कर लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट को बच्चों चाहे आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो या आप डिटरमिनेंट यानी सारणिक के रूप में बना के भी कर सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखें हम किस तरीके से करते हैं। मैं तो इसका सारणिक बना रहा हूँ, ठीक है। आई कैप जे कैप के कैप 2 6 27 1 लैम्डा म्यू, और इसकी जो वैल्यू है बच्चों कितनी है, 0। ठीक है, 0। चलिए कितना आएगा बेटा, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा आई माइनस 2 म्यू माइनस 27 जे, ठीक है, प्लस 2 लैम्डा माइनस 6, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये देखिए कि आपके अगर किसी वेक्टर के इक्वल में 0 लिखा हुआ है तो इट मीन्स क्या होता है कि जो आपका गिवन वेक्टर है उसके स्केलर कंपोनेंट्स 0 हैं, यानी इसके अगर घटकों को बात करें, घटकों के बारे में, तो वो क्या होंगे, 0 होंगे। तो यानी ये वाला जो वेक्टर है आपका 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी ये जो i j k इनके जो घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, स्केलर कंपोनेंट्स हैं, वो क्या होंगे, 0 के इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा, 0। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अब देखिए माइनस के 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, 2 म्यू इक्वल टू 27, म्यू इक्वल टू 27/2। अब 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 2 लैम्डा इक्वल टू 6, लैम्डा इक्वल टू 3। तो बच्चों लैम्डा की वैल्यू आ गई आपकी 3, म्यू की वैल्यू आ गई 27/2। अगर हम इनको क्रॉस चेक करना चाहते हैं, इनको क्रॉस चेक करना चाहते हैं, तो बच्चों ये क्या कर सकते हैं, हम लैम्डा और म्यू इन दोनों वैल्यूओं को हम इसमें पुट कर देंगे और आपका 0 आया था, तो हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। तो हम पुट करके देख रहे हैं, आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये 0 आ जाएगा, तो आपके ये आंसर सही है, ठीक है। तो नोट कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 10.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक्सरसाइज आपकी 10.4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों, क्या है, गिवन दैट वेक्टर a डॉट वेक्टर b, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0 एंड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू 0। What can you conclude about the vectors vector a and vector b? तो आप इस स्थितियों से, ये जो आपको दो कंडीशंस दी हुई हैं, इन कंडीशन से वेक्टर a और वेक्टर b के बारे में क्या बता सकते हो, आपका क्या निष्कर्ष निकलता है यहाँ से, ठीक है। तो देखिए जैसे आपका ये दिया हुआ है वेक्टर a डॉट वेक्टर b, तो इसके लिए हमें दो कंडीशंस मिलती हैं। क्या कंडीशन मिलती है बच्चों, कि पहला तो या तो वेक्टर a इक्वल टू 0 वेक्टर होगा, और या फिर आपका वेक्टर b इक्वल टू 0 वेक्टर होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये मिलती है जो कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू 0, ये कब पॉसिबल है,
जब हमारा थीटा इज इक्वल टू क्या हो 90 हो। इट मींस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर। ठीक, तो फिर ये हमारा फॉर्मूला जो होता है जो cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, यही होता है। अगर हमारा इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू 90 होती है तभी तो ये वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू 0 आता है। समझ में आएगा नहीं आई? तभी तो 0 आया। इसका मतलब क्या होता है कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, और यानी उस समय क्या होता है थीटा इज इक्वल टू 0, सॉरी 90। अब बात आती है ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0। इससे भी हमें दो बातें मिलती हैं। क्या क्या मिलती हैं बच्चों? या तो हमारा वेक्टर ए इक्वल टू 0 वेक्टर होगा और वेक्टर बी इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक, दूसरी बात क्या आती है हमारी थीटा इज इक्वल टू 0। क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो इस कंडीशन में क्या होती है कि आपकी वेक्टर ए और वेक्टर बी इज पैरेलल या कोलिनियर। ठीक है, या तो ये दोनों समांतर होंगे या फिर ये संरेख होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों ही कंडीशंस में आपका थीटा इक्वल टू 0 होता है। कैसे? ये आपका ये फॉर्मूला अप्लाई होता है sin थीटा इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू सॉरी अपॉन वेक्टर ए इनटू वेक्टर बी। अगर हमें ये फॉर्मूला यूज करना है तो हम थीटा इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तभी तो आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0 आएगा। तो ये हमें कंडीशंस मिल गई। तो बच्चों देखो, आपका यहाँ थीटा इक्वल टू 90 है, यहाँ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। तो इसका मतलब ये है कि दो वेक्टर पैरेलल भी हो परपेंडिकुलर भी हो, तो ये कंडीशन तो आपकी अप्लाई होगी। ठीक है, यानी इन दोनों कंडीशन से हमें क्या मिल रहा है कि एक बार तो बोल रहा है कि वो दोनों परपेंडिकुलर हैं और एक बार बोल रहा है कि वो दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, तो ना तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही समय में कोई भी दो वेक्टर पैरेलल भी हो परपेंडिकुलर भी हो। ठीक, तो इनमें जो कॉमन बात आई बच्चों वो क्या मिली हमें, ये वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 वेक्टर और वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, और यहाँ पर भी वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 वेक्टर और वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। तो हम क्या कहेंगे कि आपका जो निष्कर्ष निकलेगा, कंक्लूजन निकलेगा, क्या होगा निष्कर्ष आपका? निष्कर्ष ये होगा बच्चों कि आपका वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 वेक्टर होगा या वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, तो भाई तो इन दोनों में से कोई ना कोई वेक्टर 0 होगा। ठीक, और अगर आप की बुक में आंसर को देखते हैं तो उसमें दिया है मॉडुलस वेक्टर ए इक्वल टू 0 या मॉडुलस बी इक्वल टू 0। तो ये दोनों बातें एक ही। ठीक है, आई बात समझ में? तो नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट द वेक्टर ABC be given as this and then show that vector A cross vector B plus C is equal to vector A cross vector B plus vector A cross vector C। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। वेक्टर A इक्वल टू ये दिया है, वेक्टर B इक्वल टू ये, वेक्टर C इक्वल टू ये आपको शो करना है, यानी प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों इसमें क्या करना है, मैं इस क्वेश्चन में हिंट दूंगा आपको और क्योंकि लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा अगर मैं सॉल्व करूंगा तो हिंट देके मैं आपको छोड़ूंगा इसको। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइडों को हम प्रूव करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, पहले हम देखिए लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बच्चों, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वेक्टर ए का क्रॉस करना है वेक्टर बी प्लस सी से। तो पहले हम बी प्लस सी फाइंड करेंगे, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो इसकी वैल्यू है बच्चों b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ठीक, प्लस वेक्टर सी की वैल्यू देखेंगे तो क्या होगा, c1 i कैप c2 j कैप c3 k कैप। अब क्या करेंगे बच्चों, इनमें से कॉमन लेंगे तो b1 प्लस c1
आई कैप B2 प्लस C2 A कैप प्लस B3 प्लस C3 A कैप। क्लियर है? अब हमें बच्चों इससे क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो अब हमने ये तो निकाल ली, अब ये भी लेंगे, तो इसको किस तरीके से लेंगे, वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B प्लस, ठीक है। और जब भी क्रॉस करते हैं तो मैंने आपको बताया डिटरमिनेंट फॉर्म में लेंगे, यानी सारे रूप में लिखेंगे। तो फर्स्ट रो में हम क्या करते हैं, आई जे के लेते हैं। सेकंड रो में आपका जो पहला वाला वेक्टर जो होता है, पहला वेक्टर क्या है आपका, वेक्टर ए, इसके स्केलर कंपोनेंट लेते हैं a1 a2 a3। फिर आपका जो दूसरा वेक्टर आपका क्या है, वेक्टर b प्लस वेक्टर c, यानी ये वैल्यू निकालनी है, तो इसको स्केलर कंपोनेंट लेंगे b1 प्लस c1 b2 प्लस c2 एंड b3 प्लस c। ठीक है बच्चों, अब आप इसको एक्सपेंड कर देंगे अलोंग द फर्स्ट रो, यानी पहली पंक्ति के सापेक्ष आप इसको विस्तार कर देंगे, तो आपका यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, वो मैंने आपको विस्तार करना बताया है। ठीक, अब बात करते हैं हम राइट हैंड साइड में बच्चों। तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, राइट हैंड साइड तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। तो पहले बच्चों हम ये वाली वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या हुआ, आई जे, इसके कंपोनेंट स्केलर कंपोनेंट a1 a2 a3, वेक्टर बी के स्केलर कंपोनेंट b1 b2 b3। अब आप इसको विस्तार कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पर। ठीक है, सेम वे में आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड करना है। क्या हुआ, वेक्टर आई कैप ए कैप ए कैप, वेक्टर ए के स्केलर कंपोनेंट a1 a2 a, वेक्टर सी के स्केलर कंपोनेंट c1 c2 c। अब इसको भी एक्सपेंड कर दीजिए। जब आप इनके दोनों को एक्सपेंड कर देंगे तो फिर हम क्या करेंगे, लास्ट में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, यानी इसकी वैल्यू बच्चों आपको यहाँ से मिली। ठीक है, समझ में आया, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू यहाँ आ जाएगी आपकी, वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे आप। ठीक है, प्लस प्लस लगाएंगे, फिर आप इसकी वैल्यू, ये वैल्यू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी की वैल्यू कहाँ से आएगी आपकी, यहाँ से, उसको लिखेंगे आप यहाँ। ठीक, फिर उनको ऐड करेंगे मतलब आई, जब आई कॉमन आ रहा होगा आई कैप लेंगे, जे को कॉमन लेंगे। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि ये हमारा राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों क्या आएंगी, इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, यही हमें शो करना है। ठीक, समझ में आया, तो नोट कीजिए इसको। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8, इफ ईदर वेक्टर ए इक्वल टू 0 वेक्टर, इफ ईदर वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 वेक्टर और वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0। इज द कन्वर्स ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल। तो ये पूछ रहा है बच्चों कि जैसे आपका वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 वेक्टर है, तो वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर दिया हुआ है, यानी इन दोनों में से वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों में से कोई सा भी एक वेक्टर 0 वेक्टर दिया हुआ है, और जो दूसरा बच रहा है वो कोई एनी वेक्टर है। ठीक, अगर हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो क्या आ जाता है, 0। तो वो पूछ रहा है कि क्या ऐसा भी संभव है, इसका उल्टा का मतलब ये हो गया कि जैसे हमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दे रखा है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दे रखा है 0 पे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या दे रखा है, 0। तो क्या हम वहां से ये रिजल्ट द्वारा फाइंड कर सकते हैं कि वेक्टर या तो हमारा वेक्टर ए इक्वल टू 0 वेक्टर होगा या वेक्टर बी इक्वल टू 0 वेक्टर होगा, क्या ऐसा संभव है, ये बताना है। यानी इन दोनों में से किसी एक के 0 होने पर हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं
क्या हम इस वैल्यू को 0 होने पर ये दोनों में से कोई एक आंसर ला सकते हैं, ये बताना है। अगर नहीं ला सकते हैं तो अपने आंसर का हमें एक एग्जांपल दीजिए, क्यों नहीं ला सकते। ठीक है, तो चलो बात करते हैं इस पर कि ये क्या कंडीशन है। ठीक है, तो देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 दिया हुआ है तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 में देखा था कि इससे दो बातें निकल के आ रही है। क्या? एक तो ये थी कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 वेक्टर हो और वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। दूसरी बात ये आई थी बच्चों, क्या आई थी कि यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो या 180। हमने वहां क्वेश्चन नंबर 6 में 180 नहीं दिया था, और ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने तो 0 पे दे दिया, लेकिन 180 भी दे सकते हैं क्योंकि 180 पर भी हमारा 0 ही आता है। ठीक है, तो जब थीटा इक्वल टू 0 हुआ तो वेक्टर ए और वेक्टर बी आपके पैरेलल होंगे। ठीक है, और थीटा इक्वल टू 180 होगा तो क्या होंगे आपके वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या होंगे, कोऑर्डिनेट। बात समझ में आई? वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक, तो अब ये देखिए कि जब हमें ये रिजल्ट दिया है तो इस रिजल्ट से हम दोनों दो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दो रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं, एक तो ये और एक ये। तो हम तो ये कह रहे हैं भाई हम ये तो इसको तो फाइंड कर ही नहीं पाएंगे, तो हम इसको बताते हैं। हम तो इसको आंसर से ही मान के चल रहे हैं कि हमारा जो कन्वर्स है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू लिख देते हैं हम। आंसर के लिए एग्जांपल भी देते हैं, यानी लिख देते हैं यहाँ पर विलोम आपका सही नहीं है, विलोम संभव नहीं है या सही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है रिजल्ट देखते हैं। जैसे हमने वेक्टर ए इक्वल टू देखा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, और वेक्टर बी बच्चों इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में लेते हैं और उससे बड़ा मैग्नीट्यूड का लेते हैं, उससे बड़े मैग्नीट्यूड का। ठीक है, तो उससे बड़े मैग्नीट्यूड का ले लेते हैं हम 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k। अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं बच्चों, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप 1 1 1 3 3 3। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करते हैं, आई कैप 3 माइनस 3 माइनस जे 3 माइनस 3 प्लस के 3 माइनस 3। तो ये क्या आएगा, और तो 0 वेक्टर माइनस 0j प्लस 0k। तो क्या है हमारा, ये 0 वेक्टर आ गया, या फिर हम इसको 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा कि हमारा जो कन्वर्स है, कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। ठीक है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्यों नहीं होगा भाई, हमने देख लिया, एग्जांपल देके देख लिया कि ये आपका एग्जांपल है, कन्वर्स आपका ट्रू नहीं है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टेक्स दिस, यानी वर्टेक्स दी हुई है किसी ट्रायंगल की और हमें उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो वेक्टर की वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी, और इनके बच्चों आपको कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं। क्या क्या दिए हैं, 1, 1, 2 एंड 2, 3, 5 एंड 1, 5, 5। ठीक है, तो आपके ये वर्टेक्स दिए हुए हैं। तो अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए कुछ मेथड हम पहले पढ़ चुके हैं
शायद डिस्टेंस फार्मूला यूज करें। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करके कैसे कि हम क्या करें, ये आपकी ए बी है, इसकी डिस्टेंस फाइंड करें, बी सी है, इसकी डिस्टेंस फाइंड करें, और सी है, इसकी डिस्टेंस फाइंड करें। ठीक, जब हमें तीनों साइड्स की लेंथ मिल जाएगी तो हम हीरोन फार्मूला यूज कर लेंगे। हीरोन फार्मूला जो आपने पढ़ा हुआ पहले, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो अगर आप उस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो ये देख रहे हो क्वेश्चन कितना लेंदी हो जाएगा, क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाएगा। अब बात करते हैं हम कि हम ये वेक्टर का यूज करके किस तरीके से फाइंड करें। तो मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि किसी भी ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड दी हैं, यानी संलग्न भुजाएं दी हैं, और संलग्न भुजाएं क्या होती है, उनमें एक वर्टेक्स कॉमन होती है। इस बात का ध्यान रखना, क्या होगी, एक वर्टेक्स आपकी कॉमन होगी, एक शीर्ष होगा वो वेनिस्ट होगा। ठीक है, तो एक वेनिस्ट शीर्ष लेते हुए हम दो साइड निकाल लेंगे इसमें से और उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, और उसके बाद में उसका मॉडुलस लेते हैं। और एरिया क्या होता है हमारा फॉर्मूला कि 1/2 मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्लियर है, समझ में आई। तो ये आपके तीन वर्टेक्स दिए हैं, इन तीन वर्टेक्स का यूज करते हुए दो संलग्न हो जाए, यानी दो एडजेसेंट साइड फाइंड कर लेंगे हम। एडजेसेंट साइड फाइंड करने का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक वर्टेक्स उनमें कॉमन होनी चाहिए, एक वेनिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि तभी आपकी आंसर सही आएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वर्टेक्स ए बी का यूज करते हुए ए बी को निकालते हैं। तो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी। तो देखिए ओ बी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस 2k i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k। ठीक है, अब दूसरी साइड कौन सी फाइंड करें, या तो अब ये दोनों में से कोई सी भी एक आ सकती है आपकी। ठीक है, तो ए सी फाइंड करें या बी सी फाइंड करें। ठीक है, ए सी फाइंड कर लें या फिर बी सी फाइंड। तो हम ए सी फाइंड कर लेते हैं। जब अगर हम बी सी फाइंड करेंगे तो बच्चों हमें फिर ये बी ए करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, बी ए, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो वर्टेक्स आपकी या तो इधर कॉमन आनी चाहिए या इधर कॉमन आनी चाहिए। ठीक है, समझ में आई। ऐसा नहीं कि एक इधर आ रही है तो एक इधर आ रही है, उससे आपका नेगेटिव साइन का फर्क पड़ेगा। वैसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाद में मॉडुलस लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन वो नेगेटिव साइन का ही अंतर आता है। ठीक है, तो वेक्टर ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ सी माइनस ओ बी। ठीक है, तो ओ सी आपका आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k, ठीक, माइनस आई कैप j कैप माइनस k, तो 0i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k। अब बच्चों क्या फाइंड करना है हमें, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी फाइंड करना है। तो वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी फाइंड कीजिए। किस तरीके से करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, सेकेंड रो जो आती है आपकी बच्चों, स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए बी आएंगे 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। और थर्ड रो में आपके ए सी के स्केलर कंपोनेंट आएंगे 0 4 3। नाउ हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, आई कैप 3 2 या 6 माइनस 4 3 या 12 माइनस j 3 1 या 3 माइनस 0 प्लस k 4 1 या 4 माइनस 0। तो ये बच्चों आई माइनस के 6i कैप
माइनस के 3j कैप प्लस के 4k कैप। ठीक है, ये आया आपका वेक्टर ए बी क्रॉस ए। अब साथ ही साथ इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेते हैं, यानी मॉडुलस भी लेते हैं। तो वेक्टर मॉडुलस वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू रूट माइनस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 36 प्लस 9 प्लस 16, तो कितने हो गए ये आपके, इनको ऐड कीजिए, 6 और 6 12, 12 और 9 21, 21 यहाँ 2 कैरी किया 5 6, तो आपका रूट 16 आया। ठीक है, रूट 16 आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है बच्चों, 1/2 मॉडुलस वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए। तो बच्चों 1/2 इंटू इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है रूट 61। ठीक है, रूट 61, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रूट 16/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, क्या आएगा, स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका आंसर है, और देख लीजिए, नोट कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आपका, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent side are determined by the vectors vector A is equal to I cap minus j cap plus 3 cap and vector B is equal to 2I cap minus 7j cap plus k। ठीक है, तो हमें करना क्या है इसमें क्वेश्चन में कि आपको एक पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है और उसकी दो संलग्न भुजाएं दी हुई हैं। संलग्न भुजाओं के वेक्टर दिए हुए हैं, क्या है, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस बी के कैप। ठीक, तो वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो ये आपकी एक समांतर चतुर्भुज है बच्चों, उसकी दो संलग्न भुजाएं दी हुई है। ठीक है, तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। क्या करना है, एरिया फाइंड करना है संलग्न भुजाओं के वेक्टर्स दिए हुए हैं। ठीक, तो देखिए आपका ये है पैरेललोग्राम, मान लीजिए ये आपकी वेक्टर ए भुजा है और ये वेक्टर बी। ठीक है, तो अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना होगा तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये दो डंडे जो दिख रहे हैं तिरछे से, ये पैरेललोग्राम का साइन होता है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, मॉडुलस वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर। ठीक है, तो ये आप क्या करोगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड करेंगे। पहले हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड करेंगे, तो क्या होगा, आई माइनस आई जे कैप के कैप। ठीक है, और इसके वेक्टर ए के स्केलर कंपोनेंट पुट करेंगे 1 - 1 3, 1 - 1, और वेक्टर बी के स्केलर कंपोनेंट फाइंड करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पे 2 - 7 1। ठीक है, तो ये आप क्या करोगे, आप इसको एक्सपेंड कीजिए और उसका क्या करोगे, मॉडुलस ले लोगे, आपका आंसर आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से आगे आप कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, क्या है, let the vector a and b such that modulus of vector a is equal to 3, modulus of vector b is equal to √2/3, then vector a cross vector b is a unit vector, then vector a cross vector b is a unit vector। क्या है जो यूनिट वेक्टर है ये, तो आपको समझ में आया कि यूनिट वेक्टर है, तो इसका क्या मतलब होगा कि इसका मॉडुलस अगर हम फाइंड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 1। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को उसने यूनिट वेक्टर बोला है,
तो जब कोई यूनिट वेक्टर होता है तो हम उसका मॉडुलस फाइंड करते हैं, तो क्या आता है 1। कितना आता है? 1 आता है। तो इसका मॉडुलस हमने फाइंड किया तो 1। ठीक है। इफ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज, तो हमें जो एंगल फाइंड करना है यानी थीटा मान लिया जाए, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा मान लिया जाए, तो उसको फाइंड करना है। हमें क्या करना है? उसको फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए, इन सभी से हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। अब पुट कीजिए बच्चों वैल्यू की, इसकी वैल्यू आपकी 1 है, वेक्टर ए की वैल्यू आपकी 3 है, इंटू वेक्टर बी की मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी कितना है? √2/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है। और साइन की टेबल में बच्चों 1/√2 कितने की वैल्यू होती है? साइन π/4। साइन π/4 यानी 45 भी बोलते हैं उसको, या फिर हम जो बोलते हैं साइन π/4 भी बोलते हैं। और थीटा इक्वल टू क्या आएगा आपका? π/4। तो ये आपका π/4 बी आंसर है बच्चों। बी ऑप्शन टिक मारा है इसमें। तो देखिए क्या है आपका बी आंसर। जो क्वेश्चन नंबर 12 है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टेक्स ABCD विद पोजीशन वेक्टर एंड रेस्पेक्टिवली, यानी हमें क्या दिया गया है बच्चों कि एक आपका रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल मतलब आयत है। ठीक है, क्या है? आयत है। और इसके वर्टेक्स दिए हुए A B C एंड D, और उस वर्टेक्स के आपके पोजीशन वेक्टर भी दिए हुए हैं। पोजीशन वेक्टर किसी के रेस्पेक्ट में होते हैं, बताए थे। O के में होंगे आपके मूल बिंदु होता है, यानी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होते हैं आपके ये। ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि ये आपका A का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है -i + 1/2j + 4k। ठीक है। और यानी मैं इनको अलग से यहाँ लिख देता हूँ कि वेक्टर OA दे रखे हैं, यानी -i + 1/2j + 4k। ठीक। OB के पोजीशन वेक्टर यानी B का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो OB होगा बच्चों, तो क्या होगा? i + 1/2j + 4k। ठीक। और आपका OC का है i - 1/2j + 4k। और वेक्टर OD ठीक है, OD कार का नाम नहीं, OD है। तो ये क्या दिया हुआ है? -i - 1/2j + 4। अब बच्चों बात आती है कि हमने अभी रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं, तो इसको कैसे निकालना है? तो ये आपका एक पैरेललोग्राम का ही एग्जांपल होता है। ठीक है। तो ये भी आपका एक पैरेललोग्राम ही है। ठीक है, समझ में आई? यानी रेक्टेंगल जो होता है बच्चों आपका पैरेललोग्राम का ही एक एग्जांपल होता है। रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये दोनों क्या होते हैं? आपके पैरेललोग्राम के ही एग्जांपल होते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो इनमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं।